हाय गाइस, वेलकम टू एस इंग्लिश। मैं हूँ मेघा और हम साथ में पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में। तो आप में से जितने लोगों ने अभी चैनल विज़िट किया है तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग अलग अलग तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी लोग पीओ की भी तैयारी कर रहे हैं, बैंक पीओ। तो पहला जो एग्ज़ाम होता है वो बैंक प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स होता है। और आपने पुराने क्वेश्चन पेपर्स भी देखे होंगे, तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं। एक इंग्लिश का होता है, एक रीजनिंग का होता है और एक मैथ्स का होता है। इंग्लिश को 30% वेटेज देते हैं और बाकी दोनों सेक्शंस को 35-35 देते हैं। तो मेरे चैनल पे हम फोकस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज पे। हम कवर करेंगे जो भी पूरा सिलेबस है जो हमें कवर करना है, ताकि हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकें। तो और मैं कह रही हूँ कि अगर आप ये अच्छे से करोगे तो आपको सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, अगर आप प्रीलिम्स क्लियर करेंगे तो आपको मेंस में भी क्लियर करने में काफ़ी आसानी होगा। तो ये जो पूरा सिलेबस है, मैंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट है ग्रामर का, दूसरा पार्ट है वोकैबुलरी और तीसरा पार्ट है रीडिंग। तो फ्रेंड्स, ग्रामर से हमें क्या समझ में आता है? अब जहाँ तक इंग्लिश की बात है, मैं काफ़ी लोगों से सुनती हूँ कि बहुत ही रैंडम है, कुछ लॉजिक समझ में नहीं आता। इनफैक्ट एक बहुत ही फेमस मूवी भी है, थोड़ी पुरानी है, चुपके चुपके नाम की एक मूवी थी। तो उसमें धर्मेंद्र ने एक्ट किया है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये मूवी देखा था, तो उन्होंने एक डायलॉग मारा था कि अगर डी जो इंग्लिश के बारे में वो कुछ बता रहे थे कि इंग्लिश बहुत ही फ़नी लैंग्वेज है और मैं सीख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल है उसको सीखना। फिर उन्होंने बोला कि भाई जब डी ओ डू होता है, टी ओ टू होता है, तो जी ओ गो क्यों हो जाता है। तो एक्चुअली जब मैं छोटी थी तो मुझे भी बहुत फ़नी लगा था, और मुझे भी लगा था कि वाह, सच में इंग्लिश तो बड़ा ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है, कोई लॉजिक नहीं है। मगर जब अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर एक्चुअली हमको ये सारे रूल्स ही बताता है इंग्लिश का कि भाई ऐसा क्यों है। ठीक है, तो इंग्लिश में ग्रामर में हम कवर करेंगे कि इस वर्ड के साथ कौन सा वर्ड यूज़ होगा, कॉमा कहाँ होगा, फुल स्टॉप कहाँ आएगा। तो ग्रामर को हम लोग कवर करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किया है, पहला पार्ट होगा एरर डिटेक्शन का। इसमें 300 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो ग्रामेटिकल एरर होगा क्वेश्चंस में, और कुछ ऑप्शंस दिए होंगे जिसमें से हम लोगों को जो सही ऑप्शन है, ताकि वो ग्रामेटिकल एरर को हम हटा सकें, वो ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो ऐसे 300 क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं इसमें। और दूसरे तरह का क्वेश्चन है फ्रेज रिप्लेसमेंट और सेंटेंस करेक्शन। अगेन सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें कुछ एरर होगा जो कि हमें आइडेंटिफाई करना है, जो हमें ऑप्शंस मिले हैं उस क्वेश्चन के साथ। और ऐसे 200 क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेज रिप्लेसमेंट में। पार्ट 2 जो है इस सिलेबस का, वो है वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी से हम क्या समझते हैं? आपने एक्चुअली काफ़ी बार सुना होगा कुछ लोगों से कि भाई तुम और किताबें पढ़ो तो तुम्हारी वोकैबुलरी बढ़ेगी। तो वोकैबुलरी से हमको क्या समझ में आता है? तो वोकैबुलरी हमें नए नए वर्ड सिखाते हैं। तो एक ही वर्ड के अलग बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका इंग्लिश में जिनका सेम मीनिंग होता है, मगर वो यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर एक ही सेंटेंस में अगर हम एक ही वर्ड बार बार रिपीट करेंगे तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, और ग्रामेटिकली शायद टेक्निकली करेक्ट हो, बट वो एक्चुअली सही तरीका नहीं है इंग्लिश में बात करने का। तो इसीलिए वोकैबुलरी ज़रूरी है, ताकि हम अलग अलग वर्ड सीखें और हमारा जो जब हम बात करें तो हमारा जो इंग्लिश है वो अच्छा लगे सुनने में भी, और सही लगे, कम एरर हो उसमें। तो ऐसे वोकैबुलरी को कवर करने के लिए मैंने वर्ड फिलर्स क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। 200 इसमें रहेंगे। तो वर्ड फिलर्स क्या हो जाएगा कि कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे, उसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग रहेंगे, और ऑप्शंस दिया रहेगा कि उसमें से वो जो ब्लैंक है वो कौन सा वर्ड उसमें अगर मैं डालूँ तो वो सबसे सही सेंटेंस बनेगा। सो ऐसे 200 क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। दूसरा होगा वर्ड स्वैप। तो एक सेंटेंस दिया रहेगा जिसमें एक वर्ड बोल्ड में होगा, या फिर एक वर्ड ऐसे ही बोल्ड में दिया रहेगा और कुछ ऑप्शंस दिए रहेंगे। तो उसमें से कौन सा जो वर्ड है
वो जो बोल्ड वर्ड है उसको रिप्लेस कर सकता है, सबसे करीब से कौन सा जो ऑप्शन है वो उस वर्ड को रिप्लेस कर सकता है। सो ये वर्ड स्वैप रहेगा, और इसमें भी मैंने 100 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। और फिर क्लोज टेस्ट होगा। तो क्लोज टेस्ट में एक पैराग्राफ दिया रहता है और उसमें से कुछ कुछ वर्ड्स को निकाल दिया जाता है, और वो जो हमें पूरा पैराग्राफ समझ के ऑप्शंस में जो वर्ड्स हैं उसमें सबसे करेक्ट, सबसे सही ग्रामेटिकली कौन सा वर्ड फिल कर सकते हैं उस ब्लैंक में, ये हमें प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा क्लोज टेस्ट में। तो ऐसे 100 टेस्ट्स मैंने प्रिपेयर किए और हर टेस्ट में 10 क्वेश्चंस रखा है मैंने। तो काफ़ी कुछ है लर्न करने के लिए वोकैबुलरी सेक्शन में भी। और फाइनली रीडिंग होगा। तो रीडिंग क्यों ज़रूरी है, या फिर रीडिंग होता क्या है, पहले तो हम ये बात करते हैं। तो आप कोई भी किताब अगर पढ़ोगे तो उसमें जो स्टोरी लिखी रहती है वो एक लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करता है, कि पहले जो हीरो है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देगा, फिर उसने क्या किया, फिर क्लाइमैक्स आता है, फिर एंडिंग आता है। तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में सारे स्टोरीज़ होते हैं। और इनफैक्ट बहुत ही सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो आपका अगर घर का पता यानी एड्रेस जो होता है वो भी एक सर्टन ऑर्डर ही फॉलो करता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखते हो, सबसे पहले आप लिखते हो फ्लैट नंबर, उसके बाद आप लिखते हो बिल्डिंग का नाम, फिर गली का नाम, फिर शहर का नाम, फिर स्टेट। तो ये सर्टन एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है जो फॉलो करते हैं हम लोग अपना एड्रेस बताने के लिए। क्योंकि अगर आप इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे तो जो आपके घर पहुंचना चाह रहा है या जो कुरियर आपके घर भेजना चाह रहे हैं तो वो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मतलब कहाँ जाना है। अगर सबसे पहले मैं शहर लिख दूँ तो उसके बाद मैं आपका एंड में सबसे फ्लैट नंबर लिखूँ, तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे टू राइट। तो ये जो फॉर्मेट होते हैं वही हम जानने चाहेंगे कि इंग्लिश जब रीड करेंगे हम तो हम फाइंड करेंगे कि ओके ये स्ट्रक्चर है, ये ऐसा होना चाहिए, पहले हम ये बताएंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग में हम कवर करेंगे। इसमें भी अलग अलग क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं। पहला होगा रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस। तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस होंगे, जम्बल्ड होंगे और हमें अरेंज करना है ताकि एक लॉजिकल और मीनिंगफुल पैराग्राफ हम बना सकें। फिर होगा मैच द सेंटेंसेस, इसमें भी 100 क्वेश्चंस है। तो आधे सेंटेंस दिए रहेंगे और आधे सेंटेंस जो हैं वो हमें फाइंड करना होगा। काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे तो हमें सही ऑप्शन को ढूंढना है ताकि वो एक सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। ऑड वन आउट होगा कि 4-5 ऐसे चीज़ें होंगी, सेंटेंस या वर्ड्स होंगे जो एक ही मीनिंग है बट एक जो वर्ड है वो उसका मीनिंग कुछ और है, तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा। अगेन 100 क्वेश्चंस ओवर देयर। और इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, तो कुछ पैराग्राफ दिया है और हमें समझ के बताना है कि उस पैराग्राफ में जो राइटर है वो एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसे भी 100 क्वेश्चंस हैं। सो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है और आप ज़रूर पूरा सारा क्वेश्चंस कवर करिएगा, बिकॉज़ ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बैंक पीओ के प्रीलिम्स के इंग्लिश सेक्शन को क्लियर करने में, और इनफैक्ट उसके आगे भी मेंस में भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और ये जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे हर क्लास में, मैं पीडीएफ भी आपके साथ शेयर करूँगी ताकि अगर आपको चाहिए तो आप बाद में भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ज़रूर आप वॉच करिएगा हमारे अगले क्लासेस को भी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा ग्रामर। तो ग्रामर के अंडर एक्चुअली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकेंड पार्ट होता है इन्फ्लेक्शन और थर्ड पार्ट होता है सिंटैक्स। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? अगर कोई भी आप सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ोगे तो जितने भी वर्ड्स मिलके वो सेंटेंस बना रहे हैं वो हर वर्ड किसी न किसी पार्ट ऑफ स्पीच के अंडर आता है। तो अगर कोई भी आप सेंटेंस लो, या तो वो पहला वर्ड नाउन हो सकता है, उसके बाद उसमें नाउन्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव्स। तो ये 8 ऐसे कैटेगरीज आइडेंटिफाई किए गए हैं हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और ये हम एक एक करके जानेंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या होते हैं और उसका कैसे यूसेज होता है। इन्फ्लेक्शन एग्जैक्टली क्या होता है? तो अगर आप कोई भी एक वर्ड देखोगे इंग्लिश का तो आप
ऑब्ज़र्व करोगे कि उसको कभी कभी ना थोड़ा चेंज करके दूसरे वर्ड दूसरे सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, अगर एक पेन है फॉर एग्जांपल अ वर्ड, तो इसको अगर हम लोग, और पेन इज़ अ सिंगुलर वर्ड, इसको अगर हमको प्लूरल बनाना है तो हम उसमें एस लगा देते हैं, तो वो पेन्स हो जाता है। ठीक है, तो जिस तरह से हमने एक वर्ड को चेंज किया तो उस प्रोसेस को इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये हम वर्ब्स को चेंज कर सकते हैं, नाउन्स को, प्रोनाउंस को, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, तो इन सभी वर्ड्स को चेंज कर सकते हैं और उससे नए नए मीनिंग्स बना सकते हैं। और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि दूसरे सेंटेंसेस में उसको ग्रामेटिकली करेक्ट वे में हम यूज़ कर सकें। और जो थर्ड पार्ट है वो है सिंटैक्स। तो वो क्या रूल्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं जिससे एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है, तो ये हम इसको भी कवर करेंगे सिंटैक्स के अंदर। अब हम आते हैं जो हमारे फर्स्ट सेक्शन था जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो उसमें हमने देखा कि फर्स्ट पार्ट इज़ नाउन। तो नाउन एग्जैक्टली क्या होता है? अगर आप कोई भी सेंटेंस में कभी किसी पीपल, प्लेस या थिंग का मेंशन रहता है तो वो नाउन होता है। ठीक है, और कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लू तो पूरे सेंटेंस से खुद ही आता है कि उसमें अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि उस सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है। तो या तो वो कुछ एक्शन कर रहा होता है या फिर लोग उस सेंटेंस में उस वर्ड को एड्रेस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो या फिर उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा होता है उस सेंटेंस में। तो ये जब भी आप पढ़ोगे तो आप ध्यान रखना इन सब बातों का कि उसका सब्जेक्ट कौन है, कौन उस सेंटेंस में एक्शन कर रहा है, या फिर कौन सा वर्ड को एड्रेस किया जा रहा है, या फिर किसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है उस सेंटेंस में। तो अब बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, पीपल का अगर हम बात करें तो नेम हो सकता है किसी का भी, जैसे मेरा नाम मेघा है और अगर मैं सेंटेंस में यूज़ करूँ दैट माय नेम इज़ मेघा, तो मेघा इज़ अ नाउन। और चूँकि एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है ये, यानी कि जब मैं मेघा बोल रही हूँ तो किसी एक इंसान के बारे में बोल रही हूँ, एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। सो जितने भी नाम हैं, एक्चुअल नेम या फिर किसी पर्सन का या प्लेस का या किसी चीज़ का, वो प्रॉपर नाउन होते हैं। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक पर्सन का नाम नहीं लेते हैं मगर एक ग्रुप ऑफ पीपल का जब हम बात करते हैं, और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम पीपल वर्ड को ही देख लें तो अगर वो यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस में कि द पीपल वर डांसिंग इन द पार्टी, तो हियर अगेन देखा जाए तो पीपल जो वर्ड है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का, क्योंकि उसके बारे में बता रहे हैं कि ये लोग जो है वो डांस कर रहे थे पार्टी में। सो यहाँ पे पीपल इज़ अगेन अ नाउन। तो अगर जैसे मैंने कहा कि या तो प्रॉपर नाउन हो सकता है या फिर जनरल नाउन, पीपल या फिर एक किसी आदमी का नाम, किसी जगह का नाम या किसी चीज़ का नाम। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो होता है प्रोनाउन। तो कभी कभी ऐसा होता है कि तो इसीलिए जब हमने देखा कि क्योंकि जो नाउन होता है वो सब्जेक्ट होता है किसी सेंटेंस का, तो उसको अगर हम समझना चाहें तो ऐसा समझ लें कि अगर एक मूवी चल रही होती है उसमें जो हीरो होता है, मेन हीरो, वो नाउन होता है। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हीरो जो है हर सीन तो नहीं करता है ना, जैसे कोई कुछ एक्शन का सीन होता है तो अपने स्टंटमैन को वो लेके आता है, तो काम तो वो भी वही कर रहा है लेकिन वो एक्चुअली हीरो नहीं है, वो हीरो के जगह काम कर रहा है। तो ये प्रोनाउन होते हैं। सो ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो उस सेंटेंस में मीनिंग उनका बिल्कुल भी बदलता नहीं है। अगर हम नाउन को प्रोनाउन से चेंज करें तो सेंटेंस से मीनिंग वही सेम निकल के आता है, बट प्रोनाउन के जगह बस हम नाउन के जगह बस हम प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं। ये नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, नाउन के जगह यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि राम वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, अब इसमें तो नाउन हमने प्रॉपर नाउन यूज़ किया है राम, मगर इसको अगर हम प्रोनाउन में यूज़ करना चाहें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ही वेंट टू द मार्केट। तो इसमें ही जो यूज़ हो रहा है राम के जगह, दैट इज़ अ प्रोनाउन। ठीक है, अच्छा ये एग्जाम्पल हम देखते हैं, और ये क्यों ज़रूरी होता है वो हमको पता चलेगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में ये जो सेंटेंस है, जॉन सेड दैट जॉन वांट्स टू यूज़ द कंप्यूटर दैट बिलोंग्स टू जॉन।
अब ग्रामेटिकली दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू से इट, तो यहाँ पे प्रोनाउन हमें यूज़ करना होगा, क्योंकि जॉन जो है एक ही सेंटेंस में 3 बार यूज़ हो रहा है, जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है यूज़ करने के लिए। तो ये सही है, क्योंकि पहला जो हम बोलेंगे, जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें पहले लाइन में हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जॉन को, वो हम लोग बीच में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो पहला तो जॉन रहेगा। सेकेंड रहेगा जॉन सेड दैट he wants to use the computer that belongs to him। सो ये करेक्ट वे है यूज़ करने के लिए प्रोनाउंस। अब यहाँ पे हम ही पहले लगा के यहाँ पे जॉन लिखेंगे तो ये भी करेक्ट नहीं रहेगा, इट विल नॉट बी द राइट वे टू से इट। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें इंट्रोड्यूस करना है, अगर हम कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो कैरेक्टर को पहले हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और उसके बाद हम प्रोनाउंस यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में बताने के लिए, ठीक है। जो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है वर्ब। और वर्ब से हम क्या समझते हैं? वर्ब जो होता है किसी सेंटेंस में वो एक्चुअली बता रहा होता है कि नाउन या प्रोनाउन वो क्या कर रहा है उस सेंटेंस में। तो जितने भी एक्शन रिलेटेड वर्ड्स हैं, जैसे कि रनिंग, राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, जितने भी ये वर्ड्स हैं, क्योंकि ये सब कुछ बता रहा है कि कोई क्या कर रहा है, कि तो पढ़ाई कर रहा है, लिख रहा है, सो रहा है। तो ये जितने भी एक्शन रिलेटेड वर्ड्स हैं वो वर्ब्स होते हैं। फोर्थ जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स क्या बताते हैं? वो हमें कैरेक्टरिस्टिक बताते हैं नाउन या प्रोनाउन का। तो जैसे कि अभी हीरो की हम बात कर रहे थे, तो बोल सकते हैं कि भाई शाहरुख इज़ अ रोमांटिक हीरो, ठीक है। तो शाहरुख तो हो गया प्रॉपर नाउन, और हम उसके बारे में बता रहे हैं कि ही इज़ अ हीरो, बट ही इज़ अ रोमांटिक हीरो। कैरेक्टरिस्टिक जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है रोमांटिक। या फिर कुछ और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जिसमें अगर हम कोई सुंदर सा फ्लावर देखते हैं तो वी कैन से दैट दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सो किस तरह का फ्लावर है? ब्यूटीफुल फ्लावर। तो उस फ्लावर का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है वर्ड ब्यूटीफुल। सो ये ब्यूटीफुल हो जाएगा एडजेक्टिव। पांचवा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है एडवर्ब्स, और ये होते हैं मॉडिफायर। कभी कभी जो वर्ड्स होते हैं जो अभी हमने कवर किया, वर्ब्स, एडजेक्टिव, इनफैक्ट एडवर्ब्स को भी कभी कभी मॉडिफाई करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस नहीं बनेगा। तो ये आप जो एग्जांपल देख रहे हैं, स्लोली, क्विकली, वाइडली, ब्यूटीफुली, इसमें जो बेस वर्ड्स है स्लोली का वो है स्लो, क्विकली का हो गया क्विक, वाइडली का हो गया वाइड, एंड ब्यूटीफुली का हो गया ब्यूटीफुल। सो ये बेस वर्ड्स है। इसमें हम लोगों ने ly लगाया, और एक्चुअली इस तरह से आप एडवर्ब्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जितने भी ly में एंड हो रहे हैं वर्ब्स या एडजेक्टिव्स, वो एडवर्ब्स ही होते हैं। तो इसमें स्लो जो है वो हमें कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि अगर हम एक सेंटेंस बनाएं कि द टॉर्टोइज इज़ स्लो, तो ये जो स्लो है दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट एनिमल टॉर्टोइज। तो ये हो गया एडजेक्टिव। मगर अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो धीरे धीरे चल रहा है, तो ऐसे यूज़ करेंगे हम लोग कि द टॉर्टोइज वॉज वॉकिंग स्लोली। यहाँ पे हम टॉर्टोइज इज़ वॉकिंग स्लो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो यहाँ पे हम लोग ly लगाएंगे, और जो वर्ब जो एडजेक्टिव है स्लो, उसको हम लोग चेंज करेंगे और एडवर्ब बनाएंगे ly लगा के, ताकि वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो। जो सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रेपोजिशंस। और प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? ये हमें रिलेशनशिप बताते हैं। एक वर्ड नाउन या प्रोनाउन और बाकी जो सेंटेंसेस है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे, जब भी हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो हम ध्यान देंगे ऐसे वर्ड्स का कि इन हो, ऑन हो, अंडर, अबव। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो हमें रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जो नाउन या प्रोनाउन है वो कहाँ पे है ना, वो पोजीशन उसका क्या है उस सेंटेंस में। इन है, ऑन है, अक्रॉस है, अंडर है। तो जितने भी पोजीशन रिलेटेड वर्ड्स होते हैं एक सेंटेंस में, वो प्रेपोजिशंस होते हैं। इनफैक्ट आप ये जब भी वर्ड को भी आप देखोगे प्रेपोजिशंस, तो इसमें पोजीशंस आ रहा है, करेक्ट।
तो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज वो उसका पोजीशन बता रहा है, नाउन या प्रोनाउंस का उस सेंटेंस में क्या पोजीशन है, क्या प्लेसमेंट है, वो हमें पता चलता है प्रोपोजिशन से। जो 7th पार्ट ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शंस। सो ये भी हमें रिलेशनशिप बताता है, ये एक्चुअली कनेक्ट करता है हर वर्ड को दूसरे वर्ड से सेंटेंस में, ताकि ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस हम बना सकें। तो इसमें वर्ड्स होते हैं जैसे एंड, बट, और, नॉर। तो ये सारे कनेक्टिंग वर्ड्स जो हैं वो कंजंक्शंस में आता है। और ये क्यों ज़रूरी होता है? अगर एक एग्ज़ाम्पल अगर हम दें और हम बताना चाह रहे हैं कि राम और श्याम दोनों मार्केट गए, तो उसमें हम कैसे बोलेंगे दैट राम श्याम वेंट टू मार्केट? ये सही नहीं होगा ग्रामेटिकली, बिकॉज इसमें अगर राम और श्याम को हम साथ में लिख रहे हैं तो शायद सुनने वाले को लगे कि एक ही बंदे का नाम है राम श्याम। बट अब चूँकि ये 2 बंदे हैं तो हमें बीच में एंड लगाना पड़ेगा, तो राम एंड श्याम वेंट टू द मार्केट। ठीक है, तो इसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम देखेंगे कि इनका यूज़ कैसे हो रहा है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वी विल सी कि किस तरह से यूज़ होता है ग्रामर में। और जो 8वां पार्ट ऑफ स्पीच है वो होता है अदर्स। तो ये अदर्स क्या कैटेगरी है? सो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ही डिस्टिंक्टली हम किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं डाल सकते। तो वो कभी कभी वर्ब्स की तरह काम करते हैं, कभी कभी एडवर्ब्स की तरह, कभी कभी प्रोनाउन, नाउन। तो इसीलिए उनको हम लोगों ने एक सेपरेट कैटेगरी में डाल दिया है और वो है अदर्स। इसको भी हम कवर करेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे के क्लासेस में। और ये कुछ एक्चुअली ट्रिक्स है जिसके हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकेंगे नाउन्स को। तो अगर वर्ब्स की हम बात करें तो कभी कभी नाउन्स कैसे बनता है, जैसे कि हमने देखा था कि इन्फ्लेक्शन में एक सर्टन वर्ड को चेंज करते हैं ताकि न्यू वर्ड्स बन सके। तो कभी कभी वर्ब को भी नाउन की तरह यूज़ होता है, मगर उसमें कुछ कुछ सफिक्स, यानी कि वर्ब जो है वर्ड, बेस वर्ड, उसके बाद हम कुछ लेटर्स लगाते हैं जिससे कि वो वर्ब जो है वो नाउन बन जाता है। तो ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं? तो ज़्यादातर जब भी कोई वर्ड जिसका बेस वर्ड एक वर्ब है उसमें SIN या TIN से जो अगर वो एंड होता है तो वो नाउन की तरह यूज़ होता है सेंटेंस में। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जैसे कन्फ्यूजन हो गया, प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे कि सफोकेशन, एग्जामिनेशन। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं जो TIN या SIN से एंड हो रहा है वो नाउन्स होते हैं। सिमिलरली मेंट भी लगा के वर्ब को हम लोग नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एन्जॉयमेंट अगर आप पहला वर्ड देखेंगे तो एन्जॉय इज़ अ वर्ब, मगर उसमें MENT लगा दिया हमने तो वो एक नाउन बन गया। सिमिलरली गवर्नमेंट विच इज़ द बेस वर्ड इज़ गवर्न। पनिशमेंट, पनिश को हमने मेंट लगा के नाउन बना दिया, पनिशमेंट। सिमिलरली ये जो हैं OR ER R, ये भी लगा के हम वर्ब को नाउन में चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे बेस वर्ड है एक्ट, यानी कि जो वर्ब है वो है एक्ट, उसमें OR हमने लगाया तो वो हो गया नाउन, एक्टर। सिमिलरली टीचर, टीच प्लस ER विच इज़ अ टीचर, अगेन वर्ब इज़ चेंजिंग इनटू अ नाउन by adding the suffix of ER। और सिमिलरली राइट, राइट बन जाता है राइटर। फिर हो जाता है रेफरेंस, एक्सेप्टेंस, जिसका बेस वर्ड यहाँ पे है रेफर एंड एक्सेप्ट। तो इस तरह से कुछ कुछ ट्रिक्स हैं, अगर आप जब भी पढ़ोगे नेक्स्ट टाइम तो आप भी ऑब्ज़र्व करना, ये सब आपको हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में नाउन्स को। तो ये था वर्ब्स। सिमिलरली एडजेक्टिव्स को भी हम कभी कभी चेंज करते हैं कुछ कुछ सफिक्स लगा के, जिससे वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे हैप्पीनेस, हार्डनेस, डार्कनेस। तो ये भी जो NES में एंड हो रहा है वर्ड्स, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नाउन ही होते हैं। सिमिलरली TY से भी अगर वो एंड हो रहा है तो वो भी नाउन होता है, जैसे मॉडेस्टी, डिफ़िकल्टी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये सारे आपके लिए थोड़े थोड़े ट्रिक्स हैं, वही जो मैं कह रही हूँ। आप कभी नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे कोई भी बुक या न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ोगे तो आप नोटिस करना कि ये सारे वर्ड्स जो हैं, जो इन सारे लेटर्स में एंड हो रहा है, वो नाउन होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे इन दोनों एग्जाम्पल में हमने देखा कि सफिक्स लगा के वर्ब को नाउन बनाया, सफिक्स लगा के एडजेक्टिव को नाउन बनाया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते हैं वर्ब को और उसको
सेंटेंस में हम ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कि वो नाउन है। जैसे ये पहला जो एग्ज़ाम्पल है इसमें ये वर्ब है, प्लीज़ आंसर द फ़ोन टॉम। तो ये जो आंसर है, बिकॉज़ ये एक एक्शन की बात कर रहा है, टॉम को बोल रहा है कि तुम फ़ोन उठाओ, तो ये तो वर्ब है। मगर जो दूसरा सेंटेंस है इसमें हम जब कह रहे हैं कि वी विल नीड एन आंसर बाय टुमारो बिकॉज वी वांट समथिंग और ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, तो ये नाउन हो जाता है। सिमिलरली रन पहले सेंटेंस में एक वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है और सेकंड सेंटेंस में एक नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। तो आप भी ऑब्जर्व करिएगा और भी ऐसे वर्ड्स आप फाइंड करते हो जो कि वर्ब एज वेल एज नाउन की तरह यूज़ होता है। तो इसमें हम फोकस करेंगे कि वो वर्ड में, वो सेंटेंस में उस वर्ड का यूज़ कैसे हो रहा है, और इससे हमें एक्चुअली क्लैरिटी मिलेगी कि वो वर्ब की तरह यूज़ हो रहा है या नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स भी आपको दिखेंगे, जैसे वेल्दी। वेल्दी इन इट सेल्फ इज़ एन एडजेक्टिव, क्योंकि अगर वो किसी का कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है कि टॉम इज़ वेरी वेल्दी। बट कभी कभी वेल्दी को हम लोग नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं टू डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ पीपल। यहाँ पे यूज़ हो रहा है एज अ ग्रुप ऑफ पीपल दैट वेल्दी हैव एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प द पुअर। इनफैक्ट पुअर भी यहाँ पे दोनों ही वर्ड्स जो है एडजेक्टिव हैं, बट इसके यूसेज पे अगर आप नोटिस करोगे तो दोनों नाउन की तरह यूज़ हो रहा है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिससे कि हमें क्लैरिटी और मिले, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था। तो नेक्स्ट क्लास में एरर डिटेक्शन पे हम काम करेंगे और हम धीरे धीरे इन जो जितने भी एरर डिटेक्शन है उसमें हम लोग कवर करेंगे सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। और जैसा कि मैंने बोला था, सारे क्वेश्चंस हम लाइव भी मतलब हम सॉल्व तो करेंगे ही, बाद में आप PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो क्लास के एंड में, जो कि आप चाहें तो बाद में जाके उसको रिवाइज़ कर सकते हैं या उसको स्टडी कर सकते हैं। सो ठीक है, फिर आप साथ बने रहिए, हमें बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि हम सारा कोर्स को कंप्लीट करेंगे। एंड आई एम श्योर अगर आपने अच्छे से इस कोर्स को किया तो आप 30 में से आप 25 तो डेफिनेटली लेके आओगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक आप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या फिर आपको अगर कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में लिखिए, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल, and see you next time in the next class. Okay, bye.